लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में क्यूआर कोड दिया है, हमारे चैनल की सहायता करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। हिजाब के समर्थन में काफी महिलाएं रोड पर उतर रही है, लेकिन हिजाब का मामला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कर्नाटका में हमने देखा कि एक महिला जो टीचर है, इंग्लिश की लेक्चरर है, उसको कॉलेज में जाने से रोक दिया गया। अब तो छात्राओं को रोका जा रहा था हिजाब पहनकर जाने के लिए, अब महिला जो टीचर है उसको रोका जा रहा है। हमारे साथ आदिल अंसारी एक सोशल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने कोरोना काल में काफी लोगों की मदद की, लोगों को खाना पहुंचाया और काफी सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। और उन्होंने हिजाब को लेकर मीरा रोड में भी प्रोटेस्ट किया था। तो हमारे साथ आदिल अंसारी सोशल एक्टिविस्ट है, आइए हम उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। शुक्रिया जिशान भाई। आदिल भाई, जिसका कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला चल रहा है और अभी तक का फैसला आया नहीं है, जस्टिस डिनाइड, डिले हो रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। और लगातार जगह जगह, देश भर ही नहीं विदेश में भी, पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इस हिजाब को लेकर आपका क्या कहना है? जिशान भाई, सबसे पहले आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो मैं आपके सारे दर्शकों को, महाराष्ट्र की सारी जनता को शिव जयंती की शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब हम आते हैं हिजाब की कंट्रोवर्सी पे। भाई, 2-3 पॉइंट इसमें समझने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिनके खिलाफ जो एक्टिविटी होती है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे फार्मर्स के खिलाफ जब बिल लाया गया तो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। मुसलमानों के खिलाफ सीए एनआरसी का एक, जहाँ पे सिटीजनशिप का ये था, डर था कि चले जाएगी और डर गए मुसलमान, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अभी हिजाब वाले मैटर में पूरा काम उल्टा हो रहा है। हिजाब पहन रही मुसलमान लड़कियां हैं, प्रोटेस्ट दूसरे लोग कर रहे हैं। लड़कियां बोल रही है कि भाई हमको पहनना है, लेकिन दूसरे संगठन के लोग जो एक विचारधारा से आते हैं, स्पेसिफिकली राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म वाली विचारधारा से, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हिजाब पहनने नहीं देंगे। जहां तक बात है कर्नाटका की, कुछ जो कानून है और जो स्कूल के जो रूल्स है, तो बच्चियों ने ये भी बताया कि स्कूल की रूल बुक में लिखा हुआ है कि भाई हिजाब पहन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये स्कूल में फर्स्ट डे आए और उनको बोला गया कि हिजाब मत पहनो आप। ये लोग पिछले कई सालों से वहां पे स्टडी कर रहे हैं, कभी इनको रोका नहीं गया, अचानक से रोका गया। दूसरी तीसरी बात यह है कि भाई इसके अंदर जिशान भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, जो आपके बहुत सारे दर्शक नहीं जानते हैं, फेसबुक से भी मेरे से एक दुबे जी करके हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, मीरा रोड के ग्रुप में थे वो फेसबुक वाले। तो मैंने उनको समझाया कि हिजाब की कंट्रोवर्सी क्या है। ये लड़कियां बुर्खा पहनने की इजाजत नहीं मांग रही है, ये नहीं बोल रही कि हमको बुर्खा पहन के स्कूल क्लास में बैठने दो। ये जो एक हेड कवर होता है, जो लड़कियां अपना सर ढकती है और अपना बाल ढकती है, वो हेड कवर पहनने की जिद पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमको वो पहनने दो। तो इनका यूनिफॉर्म वैसे ही रहेगा। ये लोग ये नहीं बोल रहे कि हमको पूरा बुर्खा पहनने दो और बुर्खा पहन के क्लास के अंदर बैठने दो। तो ये वैसे बुर्खा पहन के वो आती है स्कूल में, क्लास में जाने से पहले बुर्खा निकाल देती है और सिर्फ हेड कवर रखती है। तो जो स्कूल का कहना है कि भाई यूनिफॉर्म पहनना चाहिए या वगैरह वगैरह, तो यूनिफॉर्म तो है ही उनका। जिस तरह से सरदार बच्चे पगड़ी पहनते हैं, जिस तरह से कुछ लोग बिंदिया टीका लगाते हैं, अलग अलग धर्म का अलग अलग कुछ होता है जो करते हैं लोग, तो वो है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लॉजिकल बात यह है कि जो हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे देश के साथ में एक और देश बना जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान धर्म की बुनियाद पे बना, भारत सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बना। भारत इस बुनियाद पे बना कि भाई भारत में रहने वाले जो लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और भारत में रहने वाले जो लोग रहेंगे वो अलग अलग धर्म को मानने वाले, सबको रिस्पेक्ट किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स दी जाएगी।
कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है उसमें रिलीजन जो है फंडामेंटल राइट है। आप अपने रिलीजन को पाल भी सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या है ना, कुछ सालों से, स्पेशली 2014 के बाद से जो सरकार सत्ता में आई है, और अब तो योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के इलेक्शन में क्लियर भी कर दिया है, जो यूपी के सीएम है, कि भाई हम 80% और 20% की राजनीति करेंगे। मतलब उन्होंने एक अपना एजेंडा तय कर लिया है कि हम लोगों को 20% लोग का वोट नहीं चाहिए, हम 80% के पास जाएंगे, उन्हीं से वोट मांगेंगे। तो जब आप अपना टारगेट ऑडियंस तय कर लेते हो, जैसे जिशान भाई, अगर आपने अपना टारगेट ऑडियंस तय कर लिया, भाई आपको मलाड और कांदिवली कवर करना है, तो फिर आप बाकी एरिया में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो उसी तरह से योगी आदित्यनाथ, भाजपा, मोदी, इन लोगों ने एक टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया कि भाई हम 80% से वोट मांगेंगे, 20% हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम जो इनकी राजनीति, एंटी राजनीति करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो, वो भी प्रो हिंदू पार्टी है। कोई भी पार्टी इस देश के अंदर, कोई भी पार्टी एंटी हिंदू पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो राहुल गांधी, वो कहते हैं मैं जैनधारी ब्राह्मण हूँ। अरविंद केजरीवाल अयोध्या का रेप्लिका बनाते हैं, अयोध्या की रेप्लिका बना के दिल्ली के अंदर लाइव पूजा करते हैं, उसको टेलीविजन पर टेलीकास्ट करते हैं टैक्स पेयर्स के मनी के साथ। ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं। तो इस देश के अंदर जितनी पार्टियां सब प्रो हिंदू है। लेकिन बीजेपी के पास एक यूनिक फीचर है, बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। बीजेपी ने अपना एजेंडा डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारी जो पॉलिसीज होंगी, हम जो काम करेंगे इस देश के अंदर, वो मुसलमानों के खिलाफ करेंगे। और ये इस देश के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी करती थी, एक शिवसेना और एक बीजेपी। अब शिवसेना क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी चला रही है, तो वो थोड़ा टोन डाउन कर लिया। तो अब इस देश के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है जो इस एजेंडे को लेकर चल रही है, एंटी मुस्लिम एजेंडा। सिंपल है। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि भाई ये हिजाब का पूरा मसला क्या है। मेरी राय, जो मेरी पर्सनल राय है, तो मैं इस्लामिक राय नहीं दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय ये है कि जो लड़का लड़की कम कपड़े पहनना चाहे या ज्यादा कपड़े पहनना चाहे, वो उसकी चॉइस का मामला है। तो उसकी चॉइस के मामले को आप उसके अंदर, उसके ऊपर कोई अपना फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही पहनना पड़ेगा और ऐसे ही पहनना पड़ेगा। आईएसआईएस करके एक संगठन जो सीरिया का आतंकवादी संगठन है, वो लड़कियों को बोलता है कि आपको हिजाब पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मारा पीटा जाएगा। हमारे यहाँ पे एक संगठन पैदा हो गया है जो बोलता है आपको हिजाब पहनने नहीं देंगे। तो ये दो संगठन में एक चीज कॉमन है, वो ये चीज कॉमन है कि ये दोनों लड़कियों की चॉइस, लड़कियों की आजादी, लड़कियों की पसंद का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरे लिए ये मामला चॉइस का मामला है। इस्लाम के अंदर हम लोगों को ये कंपलसरी है, हमारी लड़कियों को कंपलसरी कि हिजाब पहनना चाहिए। लेकिन कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि भाई इस्लाम के अंदर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं। तो आप बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी है, जो एक डेटा आया था, पीयू रिसर्च का एक डेटा आया जो मैं कल पढ़ रहा था, 90% मुस्लिम लड़कियां सर ढकती है, 86% सिख लड़कियां सर ढकती है, और 10% मुस्लिम लड़कियां जो सर नहीं ढकती है। तो मुस्लिम में भी आज की तारीख में भारत के अंदर ऐसी लड़कियां हैं जो सर नहीं ढकती, वो उनकी चॉइस है। जो 90% जो अपनी मर्जी से करना चाहती है, आप उनको क्यों रोक रहे हो? अब इसके अंदर मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा आंसर लंबा हो गया ये वाला, लेकिन आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा। लास्ट पॉइंट ये है इसके अंदर कि ये लोग कहते हैं कि जो लड़कियां हिजाब पहन रही है वो ऑपरेस्ड है, मतलब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जोर जबरदस्ती करके जबरदस्ती पहनाया जा रहा है। तो हैदराबाद की एक लड़की हिजाब पहन के पायलट बनी है। दुनिया में काफी औरतें हैं जो हिजाब पहन के साइंटिस्ट बनी है। अमेरिका के अंदर हिजाब पहन के स्टार्टअप के फाउंडर और मालिक बने हैं लड़कियां। तो हिजाब आपकी तरक्की में रुकावट नहीं है। जब मैं मीरा रोड में प्रोटेस्ट में गया था, तो एक लड़की पूरा बुर्का पहन के आई थी, वो सीए थी। मेरी काफी दोस्त हैं जो बुर्का पहनती है, डॉक्टर है, पूरा बुर्का पहनती है। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करती हैं, लेकिन वो फोर्टिस वगैरह में काम करती है, वो अपना हिजाब पहन के और बुर्का पहन के काम करती है। तो हिजाब को ये लोग इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मुसलमान लड़कियों पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और इसकी लड़ाई हमारी लड़कियां लड़ रही है। तो मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूँ, स्पेशली इंडिया की सारी जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे, कि ये लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाए, उसको क्या पहनना है, और उसकी आजादी का रिस्पेक्ट किया जाए। आदिल भाई, हमने एक वीडियो देखा कर्नाटक जेएनपीयू कॉलेज, यहाँ पर जो टीचर महिला टीचर है जो कॉलेज में एंटर कर रही है, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, आप यहाँ बुर्का उतार के जाइए। तो वो काफी परेशान हो गए उससे, जबकि वो 3 साल से वहां पर पढ़ा रही है। लेकिन करेक्ट। वो उसने हिजाब उतारना मंजूर नहीं किया, यहाँ तक कि उससे इस्तीफा दे दिया। तो ये जो जबरदस्ती की जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, ये लोग ने पहले जो इशू उठाया, जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है इस देश के अंदर, जो आज
देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, कुछ लोग जो पैदा हो गए 2014 के बाद भारत में और जो वोकल हो गए, वो लोग ने स्टार्ट में क्या कहा कि भाई साहब ये यूनिफॉर्म का मामला है, तो टीचर के लिए तो कोई यूनिफॉर्म होता नहीं है, तो आप टीचर का बुर्का क्यों उतार रहे हो। अगर आप देखेंगे तो जो साड़ी जो पहनी जाती है वो एक स्पेसिफिक धर्म से वो ड्रेस आ रहा है, तो क्या आप उसको बोलेंगे आप साड़ी पे, क्या आप स्कूल की टीचर्स के लिए भी आप एक इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे को याद है मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ, जो स्कूल का नाम है गणेश बाग, तो स्कूल का नाम ही मतलब हिंदू गॉड से रिलेटेड है, हम उसके अंदर स्कूल में पढ़े हुए हैं। हमारी टीचर्स अपने जो डेस्क थी उसके ऊपर अपने भगवान का आइडल रखती थी, बिंदिया लगा के आती थी, क्या आप उसको मना करेंगे अभी। तो हमारे देश के अंदर ऐसी हालात है कि आज की तारीख में ये लोग देश को समझते नहीं है। मसला ये है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है, 700 भाषाएं हैं, लाखों जाति हैं, तो आप किस किस को क्या क्या मना करेंगे। तो ये जो है, जो इन्होंने स्टार्ट में कहा था कि भाई हम यूनिफॉर्म, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो टीचर के लिए कोई यूनिफॉर्म, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर थू थू हो रही है भारत की इस चीज को लेके। यूएस की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बयान आया था 4-5 दिन पहले, मैंने मेरे फेसबुक पे डाला भी हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनना ये लोकतंत्र के अंदर हर लड़की का अधिकार है। तो अब यूएस बोलेगा, फिर इंग्लैंड बोलेगा, फिर बाकी देश बोलेंगे, फिर ये लोग क्या बोलेंगे कि जो भारत के मुसलमान हैं वो लोगों मतलब दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम खराब करते हैं। तो आप ऐसी पॉलिसीज ना लेके आए ना जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। अगर हमको कोई चीज मैंडेटरी है तो हमको फॉलो करने दे। अच्छा, इससे आपको क्या इम्पैक्ट है, मतलब अगर मैं नंगा घूमूं तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि भाई सोसाइटी के अंदर आप नंगा नहीं घूम सकते, है ना। अगर मैं कुछ अश्लील हरकत करूं, इनडिसेंट हरकत करूं, तो आप मुझे बोल सकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, तो आप मना क्यों करना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा इन लोगों का एक एजेंडा है कि इस्लाम पे अटैक करो, 80% की राजनीति करो। आदिल भाई, क्या लगता है आपको कि जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, देश है हमारा, लोग उस रूह को खत्म किया जा रहा है, क्या एक ही जो धर्म है उसको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये सीधा देखो, अगर अपन एक सीधे लफ्जों में इसके अंदर बात करेंगे ना, तो ये सीधा इस्लाम के ऊपर अटैक है। और ये जो आज की रूलिंग पार्टी है जो हमारे देश की, उनको सूट करता है। तो उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि जो हम लोगों को वोट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि उनको 2-3 चीजों पे वोट मिलता है। एक, बिकॉज दे आर एंटी मुस्लिम। सेकंड ये है कि वो एक हाइपर नेशनलिज्म लेके चल रहे हैं कि हम देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान समर्थक है, ऐसा एक उन्होंने एजेंडा बनाया। और तीसरा, वो कुछ गरीबों के लिए कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने अपना एक एजेंडा सेट कर लिया है। लेकिन आज भी अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत ज्यादा पीक पे 2019 में नरेंद्र मोदी को 2019 में 37% वोट मिले, बराबर, मतलब बीजेपी को 37% वोट मिले। टोटल वोट जो है नॉन मुस्लिम का 80% है इस देश के अंदर, उसका अगर आप 50% करेंगे तो 40% होता है। तो इनको 50% से भी कम लोगों का समर्थन है आज की तारीख में भी। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर भी इनको आधे से ज्यादा समर्थक है। इस देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी है ही नहीं। अगर आप यूपी बिहार के इनके एमपी निकाल दो, यूपी के अंदर कुछ इनके 60-65 आए हुए हैं, बिहार के अंदर कुछ 28, 29, 30, 32 आए हुए हैं, ये दोनों को अगर आप निकाल दो तो इनके 300 में सीधा 200 हो जाते हैं। तो ज्यादातर देश के लोग इनकी राजनीति से वो नहीं है, मतलब इनके लिए अग्रीएबल नहीं है ये, ये ज्यादातर आदिल देश के भाई, लोग। आप आपको पूरा साउथ देख लो पूरा। तो लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह की राजनीति करते हैं क्योंकि इनसे काम नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा सा, मतलब अगर मैं इसमें और कुछ डेटा आपसे सामने प्रेजेंट करूं, अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा है। गैस के दाम 100% से ज्यादा बढ़ गए हैं, 400 से 800, 850 हो गए हैं। जॉब्स है नहीं देश के अंदर, जीडीपी गिर रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा जो गुजरात का स्कैम हुआ 22-23 हजार करोड़ का। तो इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो लोगों को उलझा के रखना इनका काम है। लेकिन मैं इतना सिंप्लीफाई भी नहीं मानता इन चीजों को। मैं मानता हूं कि इनका एक टारगेट है कि ये लगातार इस्लाम के ऊपर अटैक करते रहें और लगातार मुस्लिमों के ऊपर अटैक करते रहें। आदिल भाई, आपको क्या लगता है कि हिजाब का मुद्दा इलेक्शन होने के बाद ही खत्म होगा, उससे पहले इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा, और इलेक्शन के बाद पेट्रोल के दाम भी बढ़ने वाले हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। इलेक्शन के बाद तो भाई पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ऊपर हो गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कुछ $85-90 हो गया,
ठीक है, इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया नहीं है पूरे इलेक्शन में। तो इलेक्शन के बाद तो पेट्रोल के दाम स्काई रॉकेट होने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर भाजपा हारती है तो शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो ये बहुत पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं। तो ये तो है, महंगाई तो और आसमान को छूने वाली है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं यहाँ के ऊपर। आपका दूसरा सवाल मैं थोड़ा भूल गया। दूसरा हाँ, सवाल, हिजाब का हिजाब आपने का जो पूछा कि मुद्दा हिजाब है की वो इलेक्शन के कंट्रोवर्सी। बाद ही खत्म होगा, इसीलिए डिले किया जा रहा है इलेक्शन उसको। के बाद में ये मेरी ऐसी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं मतलब ज्योतिष वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि 110% इलेक्शन के बाद में ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये कैसा है कि एक देश के एक हिस्से में इलेक्शन हो रहा है, दूसरे हिस्से में तुम्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, ठीक है, तो वैसा मामला है। मेरे को लगता है कि इलेक्शन के बाद ये थम जाएगा। और हम लोगों को कोर्ट से उम्मीद है, हम लोग हमेशा कोर्ट से उम्मीद लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद में एल के अडवाणी हर भाषण में अपने बोलते थे, आप सुन लेना यूट्यूब पे, कि कोर्ट डिसाइड करेगी क्या मंदिर वहां बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा। उसके बाद में अभी एक रिसेंट केरला में सबरीमाला का जजमेंट आया था, जिसके अंदर औरतों को अलाउ किया था। तो ये बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां जाके कि नहीं, औरतों को कैसे अलाउ किया, अलाउ नहीं करना चाहिए मंदिर के अंदर। तो ये लोग तो कोर्ट की रिस्पेक्ट करते नहीं है। मुसलमान ने अयोध्या का जब फैसला आया तो बहुत शांति से एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो इसी तरह हम लोगों को कोर्ट से उम्मीद है, और हम लोग चाहते हैं कि भाई कोर्ट इस चीज को संज्ञान में ले कि ये जो सारी चीजें हो रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना पड़ेगा। आज हिजाब की बात कर रहे हैं, कल हमारे घर में घुस के आएंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ, कब तक हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते रहेंगे? तो हम लोग की सारी उम्मीद कोर्ट के ऊपर, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह कोर्ट से पूरी उम्मीद है हमें कि इसके अंदर हमको राहत मिलेगी। अगर कर्नाटक की हाई कोर्ट नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला देगी। जी आदिल भाई, आपका हमने एक आर्टिकल पढ़ा था वीकली हिंदी न्यूज़पेपर में, नया जी। भारत पसंद और हिजाब। तो इसके हम्म। बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, वो क्या था आर्टिकल? तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है अभी, भारत की मुस्कान करके, एक कुरला का हमारे दोस्त का ये न्यूज़पेपर है, अकील खातिक साहब का। तो उसमें आर्टिकल, मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने बोला एक आर्टिकल लिखिए भाई आप। तो उसके अंदर मैंने 2-3 चीजों को कवर किया हूँ। एक तो क्या है ना, भारत के अंदर नया जो भारत बना है 2014 के बाद, न्यू इंडिया, हमारा जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, हम 51 पायदान पे होते थे, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 53 पे आ गए हैं अभी। प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है हमारा, उसके अंदर भी हम नीचे आ गए हैं। रिसेंटली 9 फरवरी को पार्लियामेंट में एक बयान भी दिया गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बोली है कि भारत जो है पत्रकारों के लिए दुनिया के 5 सबसे खतरनाक देश में आता है, दुनिया के 5 सबसे खतरनाक देश में। उसमें अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह, उसमें भारत का उसका नाम साथ में है। मतलब ये बहुत बड़ी बोलते हैं ना, बहुत दुखदायक बात है, हमारा भारत देश आज कहाँ कंपेयर हो रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट है। एक स्वीडन की इंस्टीट्यूट है, वी डैम इंस्टीट्यूट, उसने कहा कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गया। इसका मतलब भारत में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी जो भारत है उधर पे एक तानाशाही चल रही है। तानाशाही चल रही है, और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से ये सारा मैंने आपको बताया, जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो डेटा आ रहा है, और इनकी मेथोडोलॉजी होती है। ऐसा नहीं होता है कि सुबह कोई उठा और भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोल दिया। वो सारा कुछ देखते हैं, जो 4-5 वेरिएबल होंगे कि भाई पत्रकार को कैसा ट्रीट किया जाता है, माइनॉरिटी को कैसा ट्रीट किया जाता है, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट पे कितना बात हो रहा है, धर्म पे कितना बात हो रहा है। तो ये मतलब काफी वेरिएबल्स होते हैं, उसको स्टडी करने के बाद वो लोग ये रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं। तो मेरा जो आर्टिकल है उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया कि किस तरह से भारत के जो डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स है, जो लोकतंत्र एक स्वस्थ होने के जो निशान है, वो खत्म होते जा रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी को बाहर से लोग बोल रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी रहे नहीं, आप तानाशाह हो गए। उसके बाद में मैंने वो आर्टिकल में ये डिस्कस किया है कि भाई भारत के अंदर अलग अलग भाषा है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग सब कुछ है। तो उसके अंदर आप कितने लोग को क्या क्या मना करोगे। उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया कि ये लोग एक बहुत प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ईरान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर लड़कियां जो है वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये भारत का अलग सीन है जहाँ पे लड़कियां हिजाब के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि हमको हिजाब पहनना है। तो उसके अंदर मैंने उनको बताया कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस। आपका चॉइस का मामला है, आप क्या पहनना चाहते हो क्या नहीं पहनना चाहते। भारत में भी जो लड़की नहीं पहनना चाहती वो नहीं पहने, कोई फोर्स नहीं कर सकता।
और ईरान में जो लड़की नहीं पहनना चाहती वो नहीं पहने, वहां भी फोर्स नहीं होना चाहिए। जब कुरान में लिखा है कि देयर इज नो फोर्स इन इस्लाम, तो फिर काहे के लिए ये सब मतलब कंट्रोवर्सी। तो ये लोग वो लेके आ जाते हैं, तो उसका मैंने जवाब दिया उसके अंदर। फिर ये लोग कहते हैं कि जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि लड़कियां मजलूम है, उन पर प्रेशर करके पहनाया जाता है, तो उसमें मैंने बताया कि हैदराबाद की एक लड़की जो पायलट बनी, काफी डॉक्टर्स है मेरे जान पहचान के डॉक्टर्स और सीए लड़कियां जो हिजाब पहनती है। तो तरक्की के अंदर भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हिजाब हिजाब का और दिमाग का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया है कि हिजाब जो है वो चॉइस है एक लड़की की, और उस लड़की को वो चॉइस देना चाहिए। वो लड़की चाहे हिजाब पहनना, चाहे कम कपड़े पहनना, चाहे ज्यादा कपड़े पहनना, चाहे जब तक वो अश्लील नहीं हो समाज के लिए, तो उसको अलाउ करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिजाब एक चॉइस है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, आपने अपना थॉट, अपना विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आदिल अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर फेस टू फेस से बात करने के लिए। शुक्रिया धन्यवाद। भाई जिशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। अल्लाह आपको अच्छा रखे और आपके चैनल को बहुत बढ़ाए। मैं सारे लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं भी फेसबुक पे डालूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अंदर कमेंट कीजिए, अपनी राय बताइए। अगर आपकी राय हमारे से मुख्तलिफ भी है, अलग भी है, फिर भी हम सुनना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। जज़ाक लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने पश्तून ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್